हमने देखा जैसे कि अब हमने अपना सर्वर साइड कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट साइड की ओर। तो उसके लिए पहले मैं अपने टर्मिनल को शो करूंगा, कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन दबाकर। ठीक है, अब अपना टर्मिनल शो हो चुका है। अब पहले मैं अपने बैकएंड को भी रन कर देता हूँ। npm बैकएंड के लिए cd सर्वर, सर्वर फाइल के अंदर गए, फिर वहां जाकर हमें करना है nodemon index.js। तो इतना लिखने के बाद हमारा सर्वर शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, एक नया फ्रेश टर्मिनल ओपन करते हैं और बढ़ते हैं फ्रंट एंड की ओर। तो उसके लिए पहले मैं करूंगा cd क्लाइंट। तो अभी हमें फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं npm create repo। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमें वो कहेगा कि प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम क्या रखना है। बट हमें हमारा प्रोजेक्ट इस करंट डायरेक्टरी के लिए चाहिए, करंट डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्पेस देकर लिखेंगे डॉट। डॉट से क्या होगा कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट बनेगा वो करंट डायरेक्टरी के लिए ही बनेगा। ठीक है, तो हम प्रेस कर देते हैं एंटर। ठीक है, इसके लिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो इतना होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन के बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर। और ये आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको नीचे जाकर रिएक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। ठीक है, इसके बाद और डाउन एरो की प्रेस करके जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपको कहेगा कि हमें ये दो कमांड रन करने पड़ेंगे अपने नोड मॉड्यूल्स को, रिएक्ट के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो लिखते हैं हम npm इंस्टॉल। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम कर देंगे एंटर। देख सकते हैं कि जीरो वल्नरेबिलिटीज के साथ हमारा जो भी इंस्टॉल होने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखेंगे। npm run dev, जो कि इसे रन करने का कमांड है। और यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे कंट्रोल दबाकर। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम करेंगे इसके लिए कोडिंग। ठीक है, जाने के बाद हमें आना है अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर। एसआरसी फोल्डर पर क्लिक करना है और एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, इस कंपोनेंट्स के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल जिसका नाम होगा यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आकर हमें अपना बेसिक सा रिएक्ट का कोड लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद कर देंगे यहाँ पर रिटर्न को कॉल। और रिटर्न के अंदर हम एक प्यारा सा फ्रेगमेंट बना देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इस फंक्शन को हम कर देंगे एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, तो इतना रेडी हो चुका है। तो अब इतना हमारा बेसिक स्निपेट रेडी होने के बाद हम कर देंगे हमारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट में ज़रूरतमंद होगी। ठीक है, तो कमांड लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल, सेम कमांड जो हमने बैकएंड के लिए लिखा था। उसके बाद हमारी डिपेंडेंसी में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरतमंद होगी। पहली चीज़ मैं कर रहा हूँ जो कि है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमें स्टाइलिंग में काम आएगा, इसलिए पहली चीज़ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा हूँ। दूसरा रिएक्ट हाइफन राउटर, जो मुझे राउटिंग के लिए काम आएगा। यही इसकी एक और मॉडर्न वर्जन है रिएक्ट राउटर 2, जो कि मुझे लिए नेविगेशन में काम आएगा। उसके बाद जो लास्ट चीज मैं करूंगा वो है एग्जॉस्ट। ये मुझे क्लाइंट साइड से बैकएंड की एपीआई को कॉल करवाने में काम आएगा। इतना हो जाने के बाद हमें प्रेस करना है एंटर।
तो हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे? हमें जाना है हमारी package.json फाइल के अंदर और यहाँ पर कर देना है थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे इसको, और हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसीज हो गई है इंस्टॉल। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम बढ़ेंगे हमारे कोड की तरफ। इससे पहले सबसे पहले मैं इसे फिर से रनिंग मोड में डाल लेता हूँ। npm run dev, फिर से रन होना शुरू हो चुका है। इसे कर देता हूँ हाइड, कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन को प्रेस कर कर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट की ओर। तो अब हमारा कंपोनेंट हो चुका है रेडी। तो अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम हमारे डेटा को डेटाबेस में से फैच करवाएंगे, गेट करेंगे कि डेटा आ रहे हैं डेटाबेस में से, क्या हम उसे डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए हम बेसिक सा एक कोड लिखते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करेगा कि हमारे फॉर्म के लिए स्टेट मेंटेन करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सियोस की, जो कि हमारे बैकएंड की एपीआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो हम लिख देते हैं, ठीक है, एक्सियोस की इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ जो कि है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट बूटस्ट्रैप स्लैश css स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css। ठीक है, इतना लिखने से हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। और इसे ही कर देते हैं कॉपी। सेम चीज़ हम करेंगे जेएस फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए। हमेशा हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं तो हमें उसकी सीएसएस फाइल और उसकी एक बंडल फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो बंडल डॉट min डॉट जेएस। ठीक है, ये दो फाइल हमें मिल जाएगी। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है इस लाइन का मतलब क्या है इस लाइन का मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप जो है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर के अंदर, डिस्ट्स के अंदर हमारे सीएसएस और जेएस फाइल को हम करवा रहे हैं इसे इंपोर्ट। ठीक है, तो ये दो लाइन लिखने से हमारा बूटस्ट्रैप हो जाएगा इंपोर्ट। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे के काम की तरफ। आगे का काम हमारा ये होगा कि हम अपने डेटा को लाएंगे अपने डेटाबेस में से। तो उसके लिए हमें एक सिंपल स्टेट बनाना होगा, जो कि होगा कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, जो कि रिएक्ट का हुक है। अब डेटा जो आएगा वो एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आएगा। तो उसके लिए हम इसे बना लेते हैं एरे। तो ये बन गया एक एरे। ठीक है, तो अब इस एरे के अंदर हमें लाना है अपना डेटा और स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट क्या करेगा? जब भी पेज में कोई भी साइड इफेक्ट होगा तो यूज इफेक्ट नाम का फंक्शन ट्रिगर कर जाएगा। ये है एक रिएक्ट का इनबिल्ट हुक, जो कि पेज के साइड इफेक्ट पर रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट जैसे कि पेज का रेंडर होना या किसी भी एलिमेंट में चेंजेस होना, तो उस पर हम कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड अगर रन करवाना चाहते हैं तो वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके लिए मैं यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करा देता हूँ। उसके लिए सिंपल लिख देता हूँ इंपोर्ट यूज इफेक्ट। ठीक है, फ्रॉम दिया। तो अब इसे इंपोर्ट तो करवा लिया, अब इसे यूज कर लेते हैं यूज इफेक्ट। इसके अंदर आएगा एक पैरामीटर, फिर इसके बाद हम लिख देंगे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? इस ब्रैकेट का मतलब है कि पेज के हर हर बार जब पेज रेंडर होगा, रेंडर का मतलब कि रिफ्रेश होगा, तो ये डेटा, ये फंक्शन फिर से ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। लिख देंगे एक्सियोस डॉट गेट। एक्सियोस क्या करेगा कि हमें हमारी एपीआई को कॉल करवाने में हेल्प करेगा।
और अब हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे एपीआई की यूआरएल जो कि है कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 3000, उसके बाद स्लैश यूजर्स। अगर आपको मैन्युअली लिखने में तकलीफ हो रही हो तो आप जा सकते हो हमारे temp.rest नाम की एपीआई वाली टेस्टिंग फाइल पे और यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो कॉपी और यहाँ पर सीधा कर दीजिएगा पेस्ट। ठीक है, इतना लेकर हम कर लेंगे पेस्ट। हो गया ये हमारा काम सिंपली कंप्लीट। उसके बाद हमें जाना है हमारे डेटा को सेट करने की तरफ। अब हम कर देंगे हमारे डेटा को सेट। ठीक है, अब इस कोड का क्या मीनिंग है वो मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो एक मैंने फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक एपीआई को कॉल करेगा जो कि है गेट एपीआई। और वो गेट एपीआई से हमें जो भी डेटा रिसीव होगा वो इस आरईएस नाम के वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा और उस वेरिएबल के अंदर से जितना भी डेटा होगा वो हम इस सेट डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर सेट करवा रहे हैं। बट जब भी हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस होती है एसिंक्रोनस। बट जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट नेचर है सिंक्रोनस, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। पर ये प्रोसेस होगी एसिंक्रोनस। तो इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम यूज करेंगे एसिंक अवेट का। ठीक है, अब एसिंक अवेट क्या करेगा, एसिंक अवेट की मदद से हम अपने प्रोग्राम को एसिंक्रोनस बना सकते हैं। एसिंक्रोनस यानी जब तक ये एपीआई से डेटा फैच होगा, अब फैच होने में तो देर लगेगी तो तब तक ये इस कोड को यहाँ तक रोक के रखेगा जब तक सारा डेटा रिसीव नहीं हो जाता और बाकी का जो भी कोड का पार्ट होगा वो स्मूथली एग्जीक्यूट होता जाएगा। और जब ये सारा डेटा रिसीव होकर इस वेरिएबल के अंदर एजाइन हो जाएगा तो ये पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये हो जाएगा एसिंक अवेट का एक सिंपल सा यूज। ठीक है, तो अब इतना हो जाने के बाद हमारा डेटा जो है वो इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो चुका है। अब हमारा काम है इस डेटा को डिस्प्ले करवाना। तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा एक div। div के अंदर एक bootstrap की क्लास ऐड कर दूंगा जो कि होगी क्लास नेम लिखकर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंटेनर। ठीक है, तो इसके बाद लिखूंगा m/5। अब कंटेनर क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगा, पैडिंग छोड़ देगा। और एम वाई का मतलब होता है मार्जिन वाई, जो कि टॉप से और बॉटम से दोनों जगह से थोड़ी सी मार्जिन छोड़ देगा फाइल साइज की। तो इसके बाद मैं h1 में लिख देता हूँ ठीक है। इसके बाद मैं बनाता हूँ सिंपली टेबल टैग। इस टेबल टैग के अंदर मैं करूँगा हमारा सारा डेटा डिस्प्ले। इसको मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर देता हूँ। इसका नाम है, जिसकी जो क्लास है एक बेसिक सा टेबल बना रहा हूँ मैं जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले करने वाला। तो पहली रो बना देता हूँ। तो इसके बाद ई एच इंटू लिख कर मैं कर देता हूँ 5 6। इससे क्या होगा कि मेरे पास सिंपल शॉर्टकट है जिससे 6 बार मुझे लिखने की अलग अलग बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साथ में आ जाएगा। अब मैं पहली चीज डिस्प्ले करूंगा आईडी। उसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा नेम। उसके बाद डिस्प्ले करूंगा ईमेल। उसके बाद डिस्प्ले करूंगा यूजर का पासवर्ड। ठीक है, वैसे पासवर्ड एक कॉन्फिडेंशियल चीज है जिसे हम डिस्प्ले नहीं करते, बट हमारे केस में हम सिंपली इसे लर्न करने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है,
इतना हो जाने के बाद हमें आ जाना है हमारे बॉडी वाले पार्ट में। अब यही है एक मेन क्रूशियल चीज। यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे हमारे डेटा को, डेटा डॉट मैप। ये फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन हमारे डेटा के हर एक डेटा को मैप करेगा और डिस्प्ले कराएगा। ये एक जावास्क्रिप्ट का एरे का फंक्शन है, ठीक है। अब जब भी आप मैप लिखते हो तो यहाँ पर करली ब्रेसेस मत लिखना। एक कॉमन एरर जो होती है वो हर यूजर परफॉर्म करता है, तो वो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट की जगह पर करली ब्रेसेस लिख देता है, जो कि एक बहुत बड़ी एरर है। तो वो आप ट्राई करिएगा कि नेग्लेक्ट करें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं पास करूंगा दो पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर होगा यूजर। यूजर क्या करेगा, आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। मैं मेरे केस में यहाँ पर यूजर लिख रहा हूँ। ये क्या करेगा, डेटा के हर एक कॉलम के लिए, रो के लिए एक एक बार इटरेट होता जाएगा और इसके अंदर वैल्यू आएगी और उसे हम डिस्प्ले कराते जाएंगे। और दूसरा पैरामीटर जो कि होता है इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पर भी आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इंडेक्स दे रहा हूँ, जो कि इंडेक्स होगा एरे का 0 1 2 3। एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो वो 0 1 2 3 आएगा इसके अंदर। अब हम कर देते हैं हमारा दूसरा काम शुरू, जो कि है डिस्प्ले करवाने का डेटा को। अब हम कर देते हैं PD × 6। तो ये मुझे बनाने देगा 6 डेटा टेबल की कॉलम, रो। पहला इंडेक्स डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जो कि 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने +1 कर दिया, तो 1 आएगा, ठीक है। अब दूसरी रो में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अपने नेम को, जिसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूजर डॉट नेम के थ्रू। इसके बाद मैं करवाऊंगा अपने ईमेल को एक्सेस, और इसके बाद मैं करवाऊंगा अपने पासवर्ड को एक्सेस। और यहाँ पर मैं सिंपली फिलहाल के लिए लिख देता हूँ एडिट, इसके बाद लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हमारा बेसिक सिंपल कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, और क्या इसके अंदर एरर है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी app.js फाइल्स के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग मोड पर react.py है, तो उसे हमें क्लियर करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फ्रेगमेंट के बीच का कोड हम कंप्लीटली इरेज कर रहे हैं। इसके बाद इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद app.css की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कंपोनेंट को कॉल करवाने की। तो कंपोनेंट को कॉल करवाने के लिए पहले मुझे उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट यूजर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ./component/user registration। और अब मैं इसे कॉल करवा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन और एंटर। तो ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो चुका है। तो अब हम चेक करते हैं रन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में। हाँ, हमारा कंपोनेंट्स परफेक्टली वर्क कर रहा है और हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बट ये बड़ा अनइवन लग रहा है, ये इस बाजू दिख रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली स्टाइल टैग डबल ब्रेसेस के अंदर मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं 300, कर देते हैं सेव और चेक कर लेते हैं। अब ये आ चुका है परफेक्टली सेंटर में। अब हमें पता है हमारा डेटा तो डिस्प्ले हो ही रहा है। अब हम हमारा काम करेंगे, दूसरा काम, जो कि है हमारे फॉर्म के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना, हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने का काम। तो वो अब हम शुरू कर देते हैं। इंसर्ट करवाने के लिए हम बना देंगे एक बेसिक सा फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें जो फॉर्म के लिए डेटा इंसर्ट करवाना है, उसे पहले स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर से यूज स्टेट का यूज करूंगा, तो लिख देता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कॉमा सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। वो होगा यूज स्टेट के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर जो जो फील्ड इंसर्ट करवाने वाला हूँ उसका नाम लिखूंगा। तो पहला नाम होगा नेम,
कुछ इस प्रकार से। उसके बाद है ईमेल, वो भी कुछ इस प्रकार से। और तीसरी चीज है पासवर्ड। ठीक है, तो ये 3 फील्ड है जो कि मैं इंसर्ट करवाने वाला हूँ यूजर के लिए। तो ये 3 फील्ड इंसर्ट करवाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक बेसिक सा फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बना देता हूँ सबसे पहले एक div जो कि सेम क्लास और मार्जिन को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा एक फॉर्म रेडी हो जाएगा। फॉर्म रेडी हो जाने मतलब एक div रेडी हो जाएगा, फॉर्म नहीं, बेसिकली एक सिंपल एक div रेडी हो जाएगा। और मैं h1 के अंदर प्रिंट कर देता हूँ इंसर्ट डेटा। तो इससे क्या होगा कि मैं अपना डेटा इंसर्ट करवा पाऊंगा। और एक फॉर्म बना देता हूँ, सिंपली फॉर्म लिख कर एंटर दबाएंगे तो एक फॉर्म बन जाएगा। एक्शन को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं। इसके बाद अब मैं बना देता हूँ मेरी इनपुट के लिए फील्ड। पहली होगी एक टेक्स्ट, एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप इनपुट की फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, और एक बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर जाओ जिसका नाम मैं दे दूंगा फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, इतना हो जाने के बाद पीछे 2 जिससे कि ब्रेक होगा और स्पेस आएगी टेक्स्ट बॉक्सेस के बीच में, और एक सिंपल सा प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर नेम। ठीक है, इससे यूजर को मैसेज दिखेगा कि हाँ मुझे नेम ऐड कराना है। अब इसे ही मैं कर देता हूँ सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि मेरे पास 3 फील्ड है जिससे मुझे इंसर्ट करवाना है। दूसरे फील्ड के लिए मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ एंटर ईमेल। इसके लिए मैं यहाँ पर भी सिंपली लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड भी लिख दिया, ये भी हो गया। अब हमें जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को स्टोर भी करवाना होगा हमारे फॉर्म डेटा के अंदर। तो उसके लिए उस चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक इनपुट फील्ड के अंदर एक मेथड आती है जो कि है ऑन चेंज। देख सकते हो आप, सिंपली एंटर दबा दीजिए। अब ऑन चेंज के अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम होगा हैंडल चेंज। इस हैंडल चेंज फंक्शन को मैंने बनाया नहीं है और मैं बनाऊंगा, और जो भी वैल्यू में चेंजेस होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा फॉर्म डेटा में से जो नेम है वो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब यही दो फील्ड को मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, बचे कुछ चेंजेस कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि पहला है ईमेल, और उसके बाद है PWD यानी कि हमारा पासवर्ड। तो देख सकते हो हमारा एक बेसिक सा फॉर्म रेडी हो गया। एक और चीज़ जो कि हम भूल चुके हैं वो है हमारा बटन। तो बटन क्रिएट कर देंगे। बटन के लिए सिंपली बटन लिखकर टाइप कर हम उसे दे देंगे, सॉरी, सबमिट। इससे क्या होगा, हमारा सबमिट के लिए बटन बन जाएगा। और इसके बाद एक सिंपल सी बेसिक सी क्लास देते हैं जैसे कि बीटीएन हाइपर प्राइमरी। तो इससे हमारा प्राइमरी कलर का बटन बन जाएगा यानी कि ब्लू। ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो आप इसे बूटस्ट्रैप पर देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। और यहाँ पर अभी तक सबमिट टेक्स्ट जो कि डिस्प्ले होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम जाते हैं हमारे इसकी तरफ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कोई विजिबल नहीं हो रहा है, क्या एरर हो सकती है। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो हैंडल चेंज नाम की मेथड ली है वो हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं की है। तो हैंडल चेंज नाम की मेथड को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं सिंपली यहाँ पर यूजर के ऊपर आकर कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर ले लेंगे एक वेरिएबल ई। अब ये ई क्या है वो मैं आपको जल्द ही समझाता हूँ। सेट फॉर्म डेटा, और इसके अंदर ले लेंगे प्री नाम का वेरिएबल।
जो कि करेगा इसका, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट जब भी जावास्क्रिप्ट के कोई भी हम इनपुट टैग होता है उसके साथ एक इवेंट ऑब्जेक्ट अटैच होता है। तो उस इवेंट के लिए मैंने यहाँ पे ई लिखा है। ई की जगह पर आप एक्स दे सकते हो, कोई भी एक्स वाई जेड नाम भी दे सकते हो, बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ सिर्फ ई। तो इस ई का मतलब है कि एक इवेंट ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू आप इसके अंदर डोम की सारी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी होगी वो। ठीक है, फिर इसके बाद सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैंने लिया है प्रीव नाम का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं प्रीवियस जो भी स्टेट है उसको मैं मेंटेन रख रहा हूँ यूजिंग रेस्ट फंक्शन। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है रेस्ट फंक्शन, और इसका मतलब है कि जो प्रीवियस स्टेट है वो तो सेम की सेम ही रहेगी, और उसके बाद जो भी ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी कि जो भी इनपुट फील्ड का जो भी नाम होगा उसके अंदर ये जो भी नई वैल्यू जो भी हम इंसर्ट करवा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो आकर स्टोर होती जाएगी। तो ये हैंडल चेंज का काम है। तो इतना हो जाने के बाद हमारा फंक्शन, हमारा कंपोनेंट परफेक्टली रन करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे रन करा के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ, और हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्म अब हमें विजिबल हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यूज भी टाइप कर पा रहे हैं। अब हम इसे सबमिट करने के लिए चेक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट कर रहे हैं, जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, बट हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हमें इसे करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर। तो उसके लिए फिर से कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें जाना है हमारे फॉर्म के अंदर, और बाय डिफॉल्ट फॉर्म के साथ रिएक्ट के अंदर एक हैंडल सबमिट नाम की मेथड अटैच होती है। तो मैं एस सॉरी ऑन सबमिट नाम की मेथड अटैच होती है। तो ऑन सबमिट नाम की मेथड को मैं कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, ऑन सबमिट के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट क्या करेगी कि जब भी कोई यूजर सबमिट करेगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगी। तो अब इस मेथड को हमें बनाना भी पड़ेगा ऑब्वियस है। तो ठीक है, हम इस मेथड को बनाने की ओर बढ़ जाते हैं। तो लिखते हैं अपना कोड, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल्स टू, पहला होगा ई। ई का मतलब होगा कि इवेंट का ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट हमारे फॉर्म को डिफॉल्ट सबमिशन से रोकेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लिखते हैं हमारा ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, जो कि हमें हेल्प करेगा अगर हमारे डेटा इंसर्शन में कोई भी तरह की एरर आती है तो उसे कैच करने में। ठीक है, अब हम लिख देते हैं हमारे एपीआई को कॉल करवाने का कोड। देखिए एक्सियस डॉट पोस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ एचटीटीपी कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 2000 स्लैश यूजर्स। इसके बाद कॉमा कर लिख देते हैं हम यहाँ पर फॉर्म डेटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम अपने पोस्ट एपीआई को कॉल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे फॉर्म का जो भी डेटा है, जो भी हमने इंसर्ट करवाया है, वो भी साथ में पास कर रहे हैं। पोस्ट मेथड के अंदर दो चीजें हम यूजुअली पास करते हैं, पहली एपीआई का नाम, और उसके बाद हमारे डेटा के जो भी हमें सेंड करना है। उसके बाद हम सिंपली एक अलर्ट फंक्शन को कॉल करवा देंगे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो डेटा हो जाएगा इंसर्ट इतना लिखने के बाद। और मैं कर रहा हूँ अपने सेट फॉर्म डेटा को फिर से, इसे मैं आपको बाद में समझाता हूँ, इसे अभी के लिए छोड़ देता हूँ।
इसे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अब मैं अब ये जो पोस्टिंग का काम है डेटा को स्टोर करवाने का, वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं एसिंक अवेट का यूज। ठीक है, तो सिंपली इतना कोड लिखने से, जस्ट इतना कोड लिखने से हमारा डेटा हो जाएगा सबमिट। और सबसे दूसरा काम, कंसोल डॉट एरर, जो कि हमारे एरर को डिस्प्ले करेगा अगर पोस्टिंग में हमें कोई एरर मिलती है तो। ठीक है, तो अब हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, जाते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। ठीक है, बढ़ गए अपने फॉर्म की तरफ, यहाँ पर लिखते हैं सिंपली नेम, जैसे कि महादेव। और यहाँ पर लिख देते हैं। इतना हो जाने के बाद हम प्रेस करेंगे हमारे सबमिट बटन को। जैसे ही सबमिट को क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके को दबा रहा हूँ। अब मैं करूंगा यहाँ पर रिफ्रेश, कंट्रोल आर, तो देख सकते हो कि हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसे मोंगोडीबी में जाकर वेरीफाई करूंगा। यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आकर प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस आर, और मैं देख सकता हूँ कि नया डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जब भी मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरे इनपुट फील्ड के अंदर डेटा बह रहा है। एक फिर से डमी एक रिकॉर्ड डालकर दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि AVV, कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ XYZ, और मैं दबा देता हूँ सबमिट। तो डेटा रिमेन रह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कोड को बराबर से मॉड्यूलर करने के लिए हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है और डेटा भी इंसर्ट हो रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसे इसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से हमारे कोड की तरफ। तो कोडर आने के बाद, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसे बाद में समझाऊंगा, वो कर देता हूँ काम। जैसे ही हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट हो जाए, तो मैं कर देता हूँ मेरी सारी फील्डों को एम्प्टी। मतलब कि जैसे ही हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये एम्प्टी वैल्यू आकर यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी कि हमने यहाँ पर लिखा है वैल्यू इक्वल्स टू फॉर्म डेटा डॉट, जो भी XYZ नाम वगैरह है वो। और प्लेस होल्डर में यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखने का भूल गया था। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमारा एक फॉर्म कंप्लीट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। बट जब भी मैं सबमिट कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ रहा है मेरे डेटा को देखने के लिए। तो उस प्रॉब्लम का छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली हैंडल सबमिट। बट हैंडल सबमिट को हमेशा यूज इफेक्ट के ऊपर ही लिखना है, अगर आपको यूज इफेक्ट के अंदर इसे कॉल करवाना है, क्योंकि ये एक होस्टिंग का प्रिंसिपल है जो कि हमें फॉलो करना है, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग का। अब इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल सबमिट। याद रखना हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज नहीं। ठीक है, आता हूँ फिर से यहाँ पर कर देता हूँ इसे रिफ्रेश, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी डमी रिकॉर्ड, जैसे कि देव राजी dev@gmail.com, पासवर्ड लिख देता हूँ देव, और कर देता हूँ इसे मैं सबमिट। As soon as I will click on OK, the data will get displayed over here. ओके, तो आप देख सकते हो मेरा डिस्प्ले का काम भी हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा वो है यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना, जो कि हम इस प्रकार से करेंगे। बटन के लिए यहाँ पर दे देंगे क्लास नेम, जो कि होगी btn हाइपन टेंजर, जो कि रेड कलर के बटन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा डिलीट। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, रिफ्रेश कर कर यहाँ पर एक रेड कलर का बटन विजिबल हो गया। पर ये बटन पर क्लिक करने पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक मेथड लिख दूंगा, जो कि कुछ इस तरह से होगी, ऑन क्लिक एंटर। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जो कि हमारा होगा हमारा हैंडल क्लिक।
ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यूजर की आईडी। अब ये यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी ये क्या चीज है? तो ये एक ऑब्जेक्ट आईडी है जो कि यहाँ पर हमारी स्टोर हो रही है, जो अंडरस्कोर आईडी के फॉर्मेट में है, उसे हम कॉल करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये यूजर आईडी को हम इस हैंडल क्लिक नाम के फंक्शन से डिलीट करवाएंगे। तो हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जावास्क्रिप्ट का कॉमन फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे हैंडल क्लिक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम कुछ इस तरीके से ट्राई ब्लॉक, और एक होगा हमारा कैच ब्लॉक, जो कि डिलीट ऑपरेशन में कोई भी एरर आएगी तो ये कैच ब्लॉक उस एरर को कैच कर देगा और एक पर्टिकुलर मैसेज शो करेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे डिलीट के लिए एपीआई। अब डिलीट कराने का काम है, तो वो भी ऐसे सिंपल वैसे तो होगा नहीं, वो भी एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो इसके लिए भी हमें एसिंक अवेट का यूज करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे एसिंक और यहाँ पर लिखेंगे अवेट। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक आईडी पास की है डिलीट करने के लिए, तो उस आईडी को भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने एपीआई का। इस पहले यहाँ पर लिखेंगे बैकटिक लोकल होस्ट कॉलन 3000, स्लैश यूजर स्लैश कॉलन आईडी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम सेट डेटा कर देंगे एज लाइक डेटा डॉट फिल्टर। उसके अंदर यूजर और यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल्स टू आईडी हो तब। ठीक है, ये क्या करेगा कि डेटा को फिल्टर करेगा। ये एक एरे की फिल्टर मेथड है जिससे हम डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद ये एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो हम यूजर के अंदर मैच करेंगे कि जिसकी आईडी ये आईडी के नॉट इक्वल्स टू हो, वही डेटा डेटा के अंदर आकर स्टोर हो जाना चाहिए, और वो सेट डेटा के अंदर जाकर सेट हो जाना चाहिए। मतलब कि इन शॉर्ट सेट डेटा क्या करेगा, ये डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर वही डेटा फिर से सेट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्टर होकर डेटा आ जाएंगे और यहाँ पर सेट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने एपीआई को सेट कर सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक अलर्ट दे देंगे जो कि होगा यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसे करते हैं टेस्ट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, कोड के बाद अपने डिस्प्ले की तरफ, और परफॉर्म करते हैं डिलीट करवाने का काम। ये XYZ नाम का रिकॉर्ड में डिलीट करवाता हूँ। क्लिक कर लेता हूँ यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ओके। और आप देख सकते हो कि डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश, डेटा हो चुका है डिलीट। और अब हम करेंगे हमारा लास्ट काम, जो कि है एडिट का वर्क। ठीक है, एडिट के वर्क के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक बनाएंगे। तो लिंक के लिए हमें उस लिंक को करना पड़ेगा सबसे पहले इंपोर्ट। लिंक क्या काम आती है? लिंक हमें राउटिंग के लिए काम आती है, और राउटिंग के लिए हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी
इसकी मदद से हम लिंक को रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करवा सकते हैं इस तरह से। और ये हमारी लिंक इंपोर्ट हो चुकी है। लिंक इंपोर्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे। लिंक स्लैश लिंक, ध्यान रखिएगा लिंक का एल आएगा कैपिटल, ठीक है। अब इसके अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर जो कि है टू, यानी कि हमें कौन से लिंक पर रीडायरेक्ट होना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकटिक के अंदर स्लैश एडिट स्लैश डॉलर यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। हमें स्लैश एडिट वाले राउट पर रीडायरेक्ट करना है और साथ में एक आईडी पास करनी है जो हमें एडिट करवानी चाहिए, ठीक है। बनाया नहीं है तो हमें सबसे पहले बनाना है, यहाँ पर क्लिक कर कर एक एडिट वाला कंपोनेंट। तो इसका नाम हम लिख देते हैं एडिट यूजर डॉट जे एस एक्स, ठीक है। तो एडिट यूजर डॉट जे एस एक्स नाम का कंपोनेंट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम उसके अंदर लिखेंगे हमारा बेसिक सा कोड जो कि है फंक्शन एडिट यूजर, और इसके अंदर इंपोर्ट कर देंगे। इसको कर देंगे सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडिट यूजर। ये एक बेसिक चीज़ है रिएक्ट की, इतना तो आपका आना चाहिए। आप कोई रिक्वेस्ट रिएक्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक प्यारा सा फ्रेगमेंट, ठीक है। और अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारी बेसिक बेसिक डिपेंडेंसी जो हम एडिट के लिए काम आएगी। तो पहली चीज़ है यूज स्टेट, तो इसे कर दिया हमने इंपोर्ट। और यूज इफेक्ट जो कि हमें ज़रूरतमंद होगी हमारे थ्रेड के लिए। उसके बाद एचजीएफ जो कि हमारे एपीआई के साथ इंटरेक्ट करने में काम आएगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे यूज नेविगेटर। ये क्या करेगा, ये राउटर डोम, ये हमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसके बाद एक हम लेंगे यूज पैराम्स। यूज पैराम्स का यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यूज पैराम का यूज़ ये है कि हमारे यूआरएल में से अगर हमें कुछ आईडी वाईडी कैच करनी हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पर आईडी भेज रहे हैं, हमारी स्लैश एडिट के बाद यहाँ पर आईडी हम भेज रहे हैं, वो आईडी हम कैच कर सकते हैं यूज पैराम्स की मदद से। ये एक रिएक्ट का हुक है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं यूज पैराम्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी आईडी है वो हमें कैच हो जाएगी। और इतना हो जाने के बाद हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, मेन चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर हम हमें लेना है ब्राउज़र राउटर को जो हमें राउटिंग में हेल्प करेगा। राउट जो कि हमारे राउट्स इसके अंदर डिफाइंड होंगे, ठीक है। जितने भी राउट होंगे वो राउट्स के अंदर डिफाइंड होंगे। ये आएगा फ्रॉम ये राउटर दो, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कैसे हम इसे कॉल करवाएंगे, राउटिंग करेंगे हम। तो राउटिंग करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले सबसे पहले ब्राउज़र राउटर, ठीक है। ब्राउज़र राउटर के अंदर हम अपने राउट्स डिफाइन करेंगे। राउट्स होंगे लाइक पहला राउटर हमारा सिंपल ऐसा जिसके अंदर हम करेंगे यूआरएल में
स्लैश आएगा तो हम यहाँ पर पाथ सेट कर देते हैं। यूआरएल पर स्लैश आते ही हम एक एलिमेंट को कॉल करेंगे। एलिमेंट में आप कुछ भी दे सकते हो, ये एक रिएक्ट का मेथड है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक कंपोनेंट को कॉल करवा सकते हो या कोई पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करवाना हो तो वो करवा सकते हो। मैं यहाँ पर हमारे केस में कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट होगा हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर यूआरएल में स्लैश आएगा यानी कि कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल यूआरएल होगी लोकल होस्ट और जो भी रिएक्ट का पोर्ट है वो, तो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा और वो जो डेटा जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो दिखेंगे। पर अगर यूआरएल में के पाथ में स्लैश एडिट स्लैश कोई भी एक आईडी आ रही है तो हम कॉल करेंगे हमारे एडिट यूजर कंपोनेंट को, ठीक है। इंपोर्ट एडिट यूजर कंपोनेंट, मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। और इतना हो जाने के बाद ध्यान रखिएगा ये लाइन आपको निकाल देनी है क्योंकि हमने हमारे कंपोनेंट को ऑलरेडी यहाँ पर कॉल कर दिया है, तो इसे बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे एडिट यूजर की कोडिंग की तरफ। तो अब हम आते हैं हमारे एडिट यूजर की तरफ। तो एडिट यूजर के अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें इस फॉर्म डेटा के अंदर डेटा लाना है। वो डेटा हम कैसे लाएंगे? वो डेटा को लाने के लिए हमने रिसेंटली यूज इफेक्ट का यूज किया था इससे पहले, तो वही मेथड को हम अपनाएंगे और डेटा को लाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंक्शन लिख देता हूँ। और क्लिक किया जाए ताकि एरर आए तो ये हैंडल हो जाए, ठीक है। अब हमारा काम होगा इस फंक्शन को कॉल कराने का, डेटा। इससे हमारा फंक्शन भी कॉल हो चुका है और हमें कब कब कॉल कराना है ये फंक्शन? जब भी पेज रेंडर हो यानी कि रीलोड हो, ठीक है। अब लिख देते हैं कोड डेटा को फैच करवाने का। अवेट लिखा है तो हमें एसिंक भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब हम इसे फॉर्म डेटा के अंदर सेट कर देंगे जो आरईएस का डेटा है, ठीक है। तो हमारा काम अभी पूरा हो चुका है। अब हम इतने से कोड से हमारा डेटा फैच करवा रहे हैं और इस फॉर्म डेटा के अंदर फिल करवा रहे हैं। अब यही डेटा मुझे करना है डिस्प्ले अपने फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक फॉर्म बेसिक सा। तो उस फॉर्म को मैं फिर से टाइप करने नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन से उठा लूंगा या फिर कह सकते कॉपी कर लूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर लिख देते हैं एडिट डेटा ऑलरेडी है ही तो उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू में हमने लिखा है फॉर्म डेटा डॉट नेम, तो हमने हमारे जो यूज स्टेट का वेरिएबल उसका नाम भी फॉर्म डेटा ही रखा है तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें हैंडल चेंज नाम की मेथड बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो वो भी मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सीधा यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से सिंपली इसे कर लूँगा कॉपी और पेस्ट। तो ये रही हैंडल चेंज मेथड, इसे कर देता हूँ कॉपी
और यहाँ पर कर दूंगा सीधा पेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे अपने फिर से यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, और हमें यहाँ पर हैंडल सबमिट वाली जो मेथड है वहाँ पर चेंज करके हैंडल अपडेट कर देंगे, और उस मेथड के अंदर मैं अपने फॉर्म सबमिट होने पर अपडेट का कोड परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो अब बना देते हैं एक सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, जैसे कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल्स टू एक बेसिक सा फंक्शन, और यहाँ पर लिख दे के एक इवेंट का ऑब्जेक्ट जो कि हमें फॉर्म को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से सबमिट होने से बचाएगा। उसके बाद हम बना देंगे यहाँ पर अपने ट्राई और कैच ब्लॉक को। ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है वो एरर को परफेक्टली हैंडल कर सके। तो लिख देते हैं कंसोल डॉट एरर। ठीक है, और यहाँ पर एरर। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पुट एपीआई को कॉल करने की तरफ। पहले लिख देते हैं ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, इसलिए एसिंक अवेट का यूज़ करना होगा हमें। तो अब कर देते हैं एसिंक और अवेट को कॉल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी एपीआई बनेगी कुछ इस प्रकार से एक्सियोस डॉट पुट। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुट एपीआई का यूज़ हम अपने फॉर्म को अपने डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और डेटा को सेव करने के लिए पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप उस दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लिख देते हैं हमारी एपीआई को, जो कि है http://localhost:3000/users, और उसके बाद एक आईडी को पास कर देते हैं। और हमेशा पुट एपीआई 2 पैरामीटर्स लेती है, जो कि है पहली हमारी एपीआई और उसके बाद जो डेटा जो कि अपडेट होने वाला है। ठीक है, तो हमने वो भी पास कर दिया है साथ में, और अब हमारा एपीआई परफेक्टली रेडी हो चुका है। ठीक है, और आप सभी को पता ही है फॉर्म डेटा मैंने ऐसे पहले बनाया था, और यहाँ पर हम आईडी के थ्रू फैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे अपने एपीआई की तरफ और इसे करेंगे चेक। ठीक है, अब जाते हैं हमारे ब्राउज़र की ओर और देखते हैं क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ हमारे एडिट के बटन को, और आप देख सकते हो कि देव का पूरा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहा है, और वो आईडी पर से फैच हुआ है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ देव की जगह पर डेविल, और दबा देता हूँ सबमिट बटन पर। तो सबमिट होने के बाद हम बैक जाकर देखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। बट हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करें, हम फिर से इस फॉर्म पर इस डेटा डिस्प्ले पर रिलोड नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए मैंने एक हुक को इंपोर्ट किया था, तो उसका यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, जो कि है यूज़ नेविगेट वाला हुक। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ नेविगेट, और यहाँ पर स्लैश। जब भी यूआरएल में स्लैश आएगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक सिंपल सा बटन बना देता हूँ, जो कि होगा क्लोज बटन। अगर यूज़र क्लोज लिखेगा तो वो पहुँच जाएगा फिर से इस डिस्प्ले डेटा वाले पेज पर। ये एक सिंपल सी क्लास है जो कि है BTN वार्निंग, जो कि येलो कलर का बटन हमें डिस्प्ले करेगी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक, और उसके अंदर मैं कॉल करवा दूंगा एक नेविगेट मेथड को, जो कि यूज स्टेट का हुक है, जो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा फिर से उस पेज पर। तो इतना हो जाने के बाद मैं कर देता हूँ अपने कोड को सेव, और जाते हैं फिर से ब्राउज़र की तरफ। एक बार चेक कर लेते हैं एपीआई परफेक्ट है, हाँ ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने एपीआई को चेक करने की और ब्राउज़र में।
तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, डेविल वाले रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से कर देता हूँ मैं इसे देव से रिप्लेस और दबा देता हूँ सबमिट का बटन। तो आप देख सकते हो हम फिर से यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं विथ अपडेटेड रिकॉर्ड। और अगर हमें चेक करना है हमारा कैंसिल बटन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं और वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसी तरह हमने अपने इन अपडेट और पूरे CRUD को क्लाइंट साइड की ओर भी परफॉर्म कर लिया है। अब आप इसे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो या कोई शॉर्ट बनाऊँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड लाइक शेयर।